उत्तराखंड में नकल विरोधी सख्त कानून जिसकी चर्चा पूरे देश में है, इस कानून के रहते जो 21 सितंबर को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद ये आम जनमानस में एक सवाल जो प्रमुखता से उठ रहा है, वो सवाल है तो क्या ऐसे पेपर लीक के हर ऐसे मामले में सीबीआई जांच की मांग उठेगी? जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 21 सितंबर से जो उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से आयोजित परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला उजागर हुआ और उसके बाद जो पूरे प्रदेश में जो उबाल आया युवाओं में, बेरोजगारों में उसको लेकर जो कुछ भी हुआ, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, या एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के गठन पर सवाल उठे तो दूसरी एसआईटी का गठन हुआ, फिर उसके बाद सीबीआई की जांच की घोषणा भी हो गई। और ऐसे पूरे माहौल के बीच जब बेरोजगारों का आंदोलन पूरे क्लाइमैक्स में था, उस समय हमने इस पूरे मामले में बातचीत करी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो प्रशासनिक विभाग होता है कार्मिक एवं स्वतंत्रता विभाग, उस विभाग में एक लंबी अवधि तक सेवा कर चुके रिटायर्ड अपर सचिव सुमन सिंह वालिया जी से। सुमन सिंह वालिया जी का एक नियम कानूनों को समझने का, परखने का और व्याख्या करने का जो उनका एक अलग साफ नज़रिया है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, उससे निश्चित रूप से यह हर किसी में नहीं होता है। तो उस दरमियान जो ये आंदोलन क्लाइमैक्स में था, उस समय जो बातचीत करी, उसके बाद जब सीबीआई की जांच की घोषणा हो गई तो बात आंदोलन स्थगित हो गया था, बात आई गई हो गई थी। लेकिन कल जो फिर ये है मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस द्वारा जो देहरादून में एक प्रदर्शन किया गया इस पूरे मामले में, उसके बाद फिर कई सवाल जहन में उठे। और जो सबसे बात आज आई कि सबका ध्यान जिसमें भी जो भी होगा, पॉलिटिकल मामला है, जो भी है, जिसकी जो है, लेकिन हमारा ध्यान शुरू से इस नकल विरोधी सख्त कानून की खूबियों और खामियों में केंद्रित रहा। और इसी को लेकर हमने जो इसके एक्सपर्ट हैं, एक विशेषज्ञ राय लेने के लिए वालिया जी से बातचीत करी थी, सुमन सिंह वालिया जी से। और हमने जो इसका गहन इसकी समीक्षा करी, समीक्षा करने में हमें अपने ये बात लगी कि जो नकल विरोधी सख्त कानून जब नहीं बना था, उससे पूर्व भी पेपर लीक के जो मामले आए हुए थे आयोग में, उस पेपर लीक के मामलों में जो सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की, और पूर्व में यही अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हुए थे। और आज जब इसकी एक समीक्षा करते हैं तो सबसे बड़ी बात इसकी खूबियाँ तो निश्चित रूप से इसमें सख्त कानून है, दंड के प्रावधान हैं, वो ठीक है, लेकिन खामियों में अगर देखें तो खामियों में इसमें एक प्रमुख तौर पर मुझे खामियाँ जो लगी, इसमें यह है कि जो कोई भी पेपर लीक का मामला होता है, उसके पीछे प्रशासनिक त्रुटि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती ही होती है। बिना प्रशासनिक त्रुटि के कोई पेपर लीक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परीक्षा को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने का पूर्ण दायित्व आयोग का होता है। तो इस अधिनियम में जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें प्रशासनिक त्रुटि के लिए जो उत्तरदायी हैं उनको अभियोजित करने के लिए का कोई भी विशिष्ट उल्लेख इसमें नहीं है। और दूसरी सब बात ये आती है कि इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने में जो धारा 29, 30, 31 है, उसमें सवाल उठता है कि क्या आज तक इस अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने में सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे 29 में कहता है कि इसमें अधिनियम में कोई भी कठिनाई होने पर उसका समाधान करने के लिए शक्ति प्रदान करता है।
दिशा निर्देश देने के लिए अधिकृत किया गया है और नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये तमाम बातें हैं। इसी अधिनियम की खूबी और खामियों पर एक विशेषज्ञ राय लेने के लिए जो हमने रिटायर्ड अपर सचिव सुंदर सिंह ग्वालियर जी से बात की थी, उस वीडियो को आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, प्लीज़ देखें। हाँ ग्वालियर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार पांडे जी। नमस्कार सर, तेज जाओ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे उत्तराखंड में जो ये पेपर लीक के मामले में जो भी उबाल आया है उससे आप वाकिफ होंगे। इस बारे में जो नकल विरोधी अधिनियम के रहते जो सख्त नियम कानून है उसके रहते जो आज एक हफ्ते से जो उत्तराखंड में पूरा युवाओं में जो उबाल आया है और तमाम तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? प्लीज़ इस पर अपनी बात साझा करेंगे वाले साहब, प्लीज़। जी पांडे जी, जो मामला सामने है वो तो आप हम सभी वाकिफ हैं। तो जो विशेष रूप से आप नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं और मेरी ओर से आप प्रतिक्रिया उस पर लेना चाह रहे हैं, तो मैं क्या आंदोलन हो रहा है और क्या गवर्नमेंट साइड से उस पर कार्रवाई की जा रही है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो स्पेसिफिक एक्ट है और उसके बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में अगर कोई क्लैरिटी आप चाहते हैं तो वो विशिष्ट रूप से आप अपेक्षा कर सकते हैं मेरे से पांडे जी। जैसे बात आई इसके शुरुआत में ले लें, 21 सितंबर को जो ये पेपर लीक की बात उभर के आई, उसके बाद बात आई कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को लेकर ही तमाम डिबेट जारी रही। सत्ता पक्ष का ये था कि पेपर लीक हुआ नहीं है, फिर उनके अधिकार यूनिवर्सिटी सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का भी यह था कि 3 पन्ने ही बाहर आए हैं। इस ढंग की जो बात आए हैं उसमें इसके चलते जो ये अधिनियम में नकल विरोधी अधिनियम में है उसकी क्या व्यवस्था है, क्या किस ढंग से हम इसको देखते हैं? पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ जी जी पांडे जी, अब इस स्पेशल एक्ट जिसे हम नकल विरोधी कानून कहते हैं, इसके प्रावधानों के बारे में किसने क्या कहा, किसने गलत कहा, किसने सही कहा, इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो वैधानिक प्रावधान प्रोविजंस उसके हैं उसके बारे में जरूर आपसे शेयर कर सकता हूं कि जहां तक नकल, पेपर लीक आदि का सवाल है तो वो एक्ट जो 2023 का है, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु उपाय अधिनियम 2023, तो इसकी जो धारा 2 है, सेक्शन 2 है, उसका 2G1 वो अनफेयर मीन्स यानी अनुचित साधन क्या क्या हैं उसको परिभाषित करता है। तो अनुचित साधनों में क्या क्या है, उनमें से एक पेपर लीक को भी एक अनुचित साधन माना गया परिभाषाओं में। इसकी धारा 2G1 ये डिफाइन करती है। और जब अनफेयर मीन्स में अनुचित साधन परिभाषित कर दिया गया एक्ट में, तो आगे उसी की धारा 222 सब सेक्शन 2 में जो पेपर लीक है, पेपर लीक अब पूरा पेपर लीक, आधा पेपर लीक, इसके बारे में 222 ये कहता है कि लीकेज और अटेम्प्ट टू लीकेज और कॉन्स्पिरेसी, यानी लीकेज, पूरा लीकेज या अटेम्प्ट टू लीकेज, लीकेज का प्रयास या कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र, तो इसे भी उसकी परिभाषा में रखा गया है कि वो भी अनफेयर मीन्स में पेपर लीक है आएगा
और पेपर लीक क्या है, लीकेज और अटेम्प्ट टू लीकेज और कॉन्स्पिरेसी, ये उसमें सम्मिलित माना जाएगा। ये एक्ट की धारा 2 कहती है, डिफाइन करती है। जी पांडे जी, ऐसी धारा 5 को भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो इसी अधिनियम की धारा 5। जी, अब इसी क्रम में आगे धारा 5 ये कहती है कि धारा 5 प्रश्न पत्र या उसके भाग का कब्जा या प्रकटीकरण, इसका टाइटल है धारा 5 का। तो इसमें आगे जो इसका प्रोविजन है उसमें लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और पार्ट देयर ऑफ, यानी कोई प्रश्न पत्र पूरा या पार्ट देयर ऑफ या उसका कोई भाग, और बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा से पूर्व या परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र पूरा या उसका कोई भाग, पार्ट देयर ऑफ, ये धारा 5 में ये प्राविधानित है कि क्वेश्चन पेपर पूरा या उसका पार्ट देयर ऑफ, उसका कोई भाग परीक्षा से पूर्व या परीक्षा के दौरान ये माना जाएगा। इसमें आगे और प्रावधान क्लैरिफाई करने को किए गए हैं, मूलतः इसमें धारा 5 में ये स्पष्ट किया गया। जी, और इसी प्रकार ये धारा 9 भी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में धारा 9 भी इम्पोर्टेंट लगता है, इसको भी स्पष्ट। हाँ पांडे जी, धारा 9 में विशेष रूप से जो प्रतिबंधित सामग्री है, जिसमें खासकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनको परीक्षा स्थल पर ले जाना को प्रतिबंधित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उपकरण को प्रतिबंधित किया गया है, और ये सभी के लिए है, जिसमें एग्जाम ड्यूटी में लगे हुए लोग भी हैं, परीक्षार्थी भी हैं, सभी हैं, वो सभी के लिए वो बाइंडिंग है कि वो प्रतिबंधित है। ये धारा 9 ये प्रतिबंध लगाती है। जी पंडित, प्रतिबंधित। इसी प्रकार ये 12 में जो पूरा ये संदर्भ आ रहा है, पूरे संदर्भ में ये जैसे धारा 2, 5, 9, 12 और 15 को विशेष रूप से हम क्लियर करना चाहिए। हाँ पांडे जी, जैसा आपने कहा कि नकल अध्यादेश है और सख्त, काफी ये सख्त कानून है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कानून भारतवर्ष में ही इस संदर्भ में जो स्पेशल एक्ट ये आया है, जो प्रावधान धारा 12 के हैं, ये दंड से संबंधित है, तो इन्हें देखकर लगता है कि ये वास्तव में सख्त एक कानून है। और जहाँ तक इसके प्रावधानों का प्रश्न है, तो इसमें पहला परीक्षार्थी, दूसरा परीक्षार्थी को भी प्रथम बार अपराध होने पर 3 वर्ष की सजा और कम से कम 5 लाख का जुर्माना, परीक्षार्थी के दूसरे बार अपराध करने पर 10 वर्ष से कम नहीं होगी सजा और 10 लाख कम से कम जुर्माना होगा। ये परीक्षार्थी के मामले में है, प्रथम बार और दूसरी बार। और अन्य इसमें इससे जुड़े हुए लोग हैं, प्रिंटिंग वाले हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो इन लोगों के लिए प्रथम बार में ही 10 साल से कम न हो, जो सजा आजीवन तक जा सकती है, ये पहली बार में ही सजा है। और 1 करोड़ से लेकर अधिकतम 10 करोड़ तक इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, और जुर्माना न देने पर 3 वर्ष की सजा उसे और भोगनी पड़ेगी। इसमें ये प्रावधान हैं जो काफी सख्त हैं, और ये निसंदेह ये में सख्त प्रावधान इस संदर्भ में है, ये कहा जा सकता है। अच्छा सर, धारा 15 में ये अपराध, इसमें धारा 15 भी कुछ रिलेटेड तो है, लेकिन स्पेसिफिक जो आप जिज्ञासा कर रहे हैं उस संदर्भ में धारा 22 को स्पष्ट करती है। अच्छा, धारा 22 को ये कहती है विशेष रूप से कि नकल जो ये कानून है, इससे संबंधित जो भी अपराध हैं
वो पहला तो संज्ञेय अपराध होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। दूसरा वो नॉन अवेलेबल होंगे, गैर जमानतीय होंगे। तीसरा ये कि वो नॉन कंपाउंडेबल होंगे, गैर समनीय होंगे, जिनका समन नहीं किया जा सकता है। ये धारा 12 क है। और इसी में जो आपने धारा 15 का भी जिक्र किया और प्रावधान भी है, तो उसी में गिरफ्तारी बिना किसी मजिस्ट्रेट के, बिना किसी हायर ऑर्डर के गिरफ्तारी विवेचनाधिकारी की इस तरह से की जा सकती है, बिना किसी पूर्व अनुमोदन के की जा सकती है। और ये इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान भी, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी, तो ये भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। और इस धारा जो 27 है उसमें लोक सेवक कौन होगा, इसका दायरा बढ़ाने के लिए कानून का, कि इसमें पब्लिक सर्वेंट कौन होगा, क्या परीक्षार्थी, ड्यूटी में लगे हुए लोग, सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको भी काफी ब्रॉडर एस्पेक्ट से इसको डिफाइन किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे। जो हमारी पहले आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता, उसमें जो लोक सेवक परिभाषा व्यापक रूप से दी गई है, इस नकल विरोधी कानून में भी लोक सेवक, उन सबको लोक सेवक माना गया है। इस संदर्भ में जहां तक इससे संबंधित अपराध होगा वो लोक सेवक माना जाएगा। अच्छा सर, एक बात जैसे अभी इसमें बात आ रही है कि पेपर लीक है तो इसको परीक्षा को निरस्त करने वाली बात आ रही है, जो डिमांड, प्रमुख रूप से डिमांड आ रही है इसमें बेरोजगारों की ओर से कि परीक्षा को निरस्त करने वाली बात। परीक्षा निरस्त करने के मामले में इस अधिनियम में कौन से प्रावधान है? कोई प्रावधान है कि जो ये 2023 का जो अधिनियम है या? पांडे जी, इसमें जहां तक कानून का मैंने अवलोकन किया, उस हिसाब से अगर कानून के सभी प्रावधानों को देखें तो विशिष्ट रूप से, तो अगर कोई अनुचित साधन पाए जाने के उपरांत अगर परीक्षा के बारे में निर्णय लेना है कि उसे निरस्त करना है, री एग्जाम करना है, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से तो इस कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं है। लेकिन कॉम्पिटेंट लेवल पर इस कानून की धारा जो है कि 28 ये कहती है कि अगर इस कानून के एग्जीक्यूशन में कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अच्छा। लेकिन इसमें प्रोवाइजो ये दिया गया है कि ऐसा नोटिफिकेशन इस कानून के प्रख्यापित होने के 2 साल के अंदर ही किया जा सकता है। ये धारा इसकी 29 प्रावधान करती है। अगर कोई कठिनाई इसके एग्जीक्यूशन में आती है तो 2 साल के अंदर अधिसूचना जारी की जा सकती है। और धारा 30 ये कहती है कि अगर अध्यादेश के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके लिए रूल फ्रेम भी कर सकती है, नियम बना सकती है। इसमें कोई 2 साल का प्रतिबंध नहीं है। तो ये धारा 30 भी गवर्नमेंट को सशक्त करती है। धारा 29 में 2 साल का प्रावधान, 2 साल की लिमिटेशन थी। धारा 30 नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, इसमें समय सीमा का प्रावधान नहीं है। और इस बारे में धारा 31 भी आगे और स्पष्ट करती है कि अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन में या एग्जीक्यूशन में कोई स्पेसिफिक निर्देश, दिशा निर्देश, शासनादेश जारी करने की जरूरत हो तो धारा 31 उसकी गवर्नमेंट को सशक्त करती है कि वो इस बारे में समय समय पर डायरेक्शंस, आदेश, निर्देश जारी कर सकती है। ये इसके स्पेसिफिक प्रावधान हैं। धारा 29, 30 और 31 ये हैं। और इस विशेष रूप से इसमें धारा 28 में भी ये कहा गया है कि ये कानून जो विशेष स्पेशल एक्ट ये बनाया गया है, ये इस संबंध में पूर्व में जो भी प्रभावी कानून है उनके अल्पीकरण के लिए नहीं है, उनके ये अतिरिक्त होगा, ये अल्पीकरण के लिए नहीं है। यानी कि उनके प्रावधान अगर कहीं पर
ज्यादा है तो उनको कम करने के लिए ये कानून नहीं है, ये इसके अतिरिक्त होंगे, यानी कि उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया गया। ये धारा 28 इसमें प्रावधान करती है। पांडे जी, यानी कि आपको मतलब 29 में तो 2 साल का प्रावधान है कि 2 साल के भीतर कर लेना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। और 30-31 में जो है, अगर कोई एक्ट के एग्जीक्यूशन में अनुपालन करने में कोई कठिनाई आती है, ये परिस्थिति तब है, ये 2 साल का प्रोवाइजो समय सीमा तब रखी गई है। लेकिन सामान्य तौर पर धारा जो 30 है वो नियम बनाने की शक्ति सरकार को देती है, इसमें समय सीमा का प्रावधान नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। लेकिन क्या इसके बाद से अभी तक कोई ऐसा नियम या वो कोई और शासनादेश जारी नहीं हुए हैं अभी तक? अब इस बारे में मैं अभी ये कहा जा सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई दिक्कत या कोई अतिरिक्त ऐसी प्रावधान करने की नियम या विनियमन करने की कोई ऐसी जरूरत अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन होना चाहिए था। अब ये मैं एक्ट के कानूनी प्रावधानों की बात कर रहा हूँ, जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा सर, इसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात भी आ रही है कि जो पूर्व में कोई भी अगर कोई अधिनियम बनता है तो उसमें यह हो जाता है कि पूर्व में जो व्यवस्थाएं हैं उनको अतिक्रमित करने का प्रावधान होता है। उसमें इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यानी कि कह सकते हैं कि ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में जो पूर्व में जो नकल की स्थिति में जो पूर्व में व्यवस्थाएं हैं, नियम कानून जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं, वो कितनी क्या उसको अतिक्रमित किया गया है या वो एज इट इज रहेंगी? पांडे जी, अगर आप विशिष्ट रूप से इस नकल विरोधी कानून को आप पढ़ेंगे तो विशिष्ट रूप से जो सामान्यतः इसकी धारा 2 या 3 में ऐसा उल्लेख होता है कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ऐसा होता है। अगर आप उस नजरिए से इसको पढ़ेंगे तो ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, लेकिन आप स्थापित लीगल प्रिंसिपल्स को अगर देखें, ध्यान में रखें, तो जब कभी भी कोई स्पेशल एक्ट किसी मामले में गवर्नमेंट लाती है तो उस स्पेशल एक्ट का मतलब ही ये होता है कि अगर इस बारे में पूर्व से कोई कानून है तो अगर उनमें कोई विरोधाभास है, हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जो स्पेशल एक्ट के प्रावधान है वो प्रिवेल करेंगे, वो प्रभावी माने जाएंगे। जो पूर्व से प्रचलित व्यवस्था है उसके सापेक्ष वो प्रभावित माने जाएंगे, यानी वो प्रिवेल करता है। इस संदर्भ में ये स्पेशल एक्ट है तो इसके प्रावधान इस संदर्भ में ही देखे जाने चाहिए। इसी संदर्भ में जैसे अब ये परीक्षा निरस्त करने वाली बात है, इसको परीक्षा जो आयोजित हुई उसको निरस्त कर दी, इसमें तो इस अधिनियम 2023 में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है परीक्षा निरस्त करने के बारे में। तो इसमें लेकिन उसमें है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो विनियमन 2015 में इसमें प्रावधान है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या? देखिए, हाँ पांडे जी, कभी भी जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 इंश्योर करता है। और जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रश्न है, आर्टिकल 154 ये प्रावधान करता है संविधान का कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति महामहिम श्री राज्यपाल में।